बजट 2022-23। 2022 बजट के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको याद हो, न्यू इंडिया 2022 सरकार ने नए साल 2022 को लेकर एक जबरदस्त अभियान चलाया था। कहा था कि ढेर सारे वादों की डेडलाइन रहेगा यह साल 2022। हर भारतीय को एक घर मिलेगा 2022 तक, हर घर तक पानी पहुंचेगा 2022 तक, हर गांव में 24/7 बिजली पहुंचेगी 2022 तक, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, यहां तक कि बुलेट ट्रेन भी हकीकत बन जाएगी 2022 तक, ऐसा कहा गया था। क्योंकि 2022 में न्यू इंडिया बनेगा। अब वो साल आ चुका है और इस साल का बजट भी आ चुका है। क्या है इस बजट में मिडिल क्लास के लिए? कितने सपने हकीकत बनेंगे? कितनी अच्छी चीजें हैं, कितनी बुरी चीजें हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार इस साल का बजट फोकस करता है इंडिया के लिए अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। यानी अभी तक हम इंडिया 75 की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इंडिया 100 की बात करना शुरू कर देंगे। यह भारत के लिए अमृतकाल है। पहले सरकार 5 साल की बात करती थी, लेकिन अब सरकार 25 साल की बात करने लग गई है। इन्होंने 4 एरियाज पर फोकस किया है: पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीएम गति शक्ति प्लान के अनुसार ग्रोथ के 7 इंजन होंगे: रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कई लोगों ने इस बात को लेकर सरकार की बहुत आलोचना की है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर मार्केटिंग के लिए नए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पुराने शब्दों को भुलाया जा रहा है। एक समय स्मार्ट सिटी के बारे में बात की जाती थी और 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने की बात होती थी। कहाँ गई वह स्मार्ट सिटीज? अब उनकी क्यों नहीं बात की जाती? यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ सालों बाद सरकार इन शब्दों को फिर से भुला देगी। तो अब कुछ ठोस नंबर्स पर बात करते हैं। नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बड़ा बूस्ट मिला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए किया है, जो 2021-22 में 5.5 लाख करोड़ था। एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति प्लान के तहत कार्य किया जाएगा, जिसमें 25,000 किलोमीटर की सड़कों का विस्तार होगा, जो कि अच्छी चीजें हैं। हमें यहाँ इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट होगा। नंबर 2, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो अच्छी बात नहीं है वो है मनरेगा का रिडक्शन। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। यह सरकार की तरफ से ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे बड़ी स्कीम है और सरकार ने इसका बजट 25% से कम कर दिया है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल इसका बजट 98,000 करोड़ रुपए था और इस साल 73,000 करोड़ रुपए के आसपास कर दिया है। यह करने के पीछे ज्यादा कारण नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर सवाल तो बनता ही है कि क्या सरकार लोगों को रोजगार देने के बारे में सोच भी रही है या नहीं, या फिर सरकार सिर्फ बिजनेसमैन के बारे में ही सोच रही है। बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। एक डाटा के अनुसार भारत में 2019 में करीब 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे। कोविड 19 महामारी आने के बाद यह नंबर करीब 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, वास्तव में हालत इससे भी बुरे हैं। तो बेरोजगारी सरकार की नंबर 1 प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंबर 3, इसके अलावा सरकार ने फूड सब्सिडी का बजट भी 27% कम किया है। 2.99 लाख करोड़ से घटाकर 2.07 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और फर्टिलाइजर सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी को भी कम कर दिया गया है। अगर इतनी जगह बजट कम किया गया है तो बजट बढ़ाया कहां पर गया है? नंबर 4, एक अच्छी बात है, एजुकेशन पर खर्चा थोड़ा बढ़ाया गया है। इस साल 1.04 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, पिछले साल के 93,000 करोड़ के मुकाबले में। मेरी राय में एक छोटा सी बढ़ोतरी अच्छी है, लेकिन छोटी बढ़ोतरी है, क्योंकि अगर आपको याद हो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेकर आई थी 2020 में, उसमें सरकार ने कहा था कि उनका उद्देश्य है कि शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% तक ले जाना। लेकिन वर्तमान नंबर 6% से अभी भी बहुत बहुत दूर है, अभी 3% के आसपास है। नंबर 5, एजुकेशन की फील्ड में बात करें तो सरकार ने एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक वर्ग एक पीएम ई विद्या के टीवी चैनलों को 12 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा, जो कक्षा 1 से 12 के लिए होंगे, और ये सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाएंगे। 2022-23 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्किल को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और गणित के 750 वर्चुअल लैब और 75 सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए ई लैब स्थापित की जाएंगी, ताकि देश में जो भी नुकसान हुआ है हमारे फॉर्मल एजुकेशन में कोविड की वजह से, उससे सुधारा जा सके। नंबर 6, हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री के बजट में एक बहुत छोटी सी बढ़ोतरी की है। 86,000 करोड़ से बढ़ाकर के 86,200 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन जो पैसा मेडिकल और पब्लिक हेल्थ में स्पेंड किया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा 45% का बजट कट देखने को मिला है, जो है 74,000 करोड़ से लेकर अप्रोक्सीमेटली 41,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके पीछे सरकार ने रीजनिंग दी है कि कोविड वैक्सीनेशन में अभी इतना पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह एक बहुत अच्छी चीज है। नंबर 7, इस बजट में सरकार ने मेंटल हेल्थ
पर नया फोकस डाला है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सेटअप किया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों की मदद करने के लिए 23 से ज़्यादा टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि यह एक ऐसा इश्यू है जिस पर हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत कम फोकस किया जाता है। पेंडेमिक के दौरान घर के अंदर लॉकडाउन में रहकर लोगों की मेंटल हेल्थ पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर 4 में से एक परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जिसको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, और ऐसी स्थिति में परिवार से और दोस्तों से बहुत कम सपोर्ट मिलता है। तो सरकार यहाँ पर यह करके एक बहुत अच्छा कदम उठा रही है। नंबर 8, आगे बात करें तो डिफेंस बजट को करीब 10% से बढ़ा दिया गया है। जो पहले 4.78 लाख करोड़ रुपए था, उसको बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। रक्षा बजट का 68% बजट घरेलू कंपनियों को दिया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था। रक्षा आर&डी बजट का 25% बजट स्टार्टअप और प्राइवेट इंडस्ट्री को दिया जाएगा, जो डीआरडीओ के साथ मिलकर एसपीवी मॉडल के तहत मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एंड इक्विपमेंट विकसित करेगा। नंबर 9, एक बड़ी अच्छी खबर है। इस साल स्पोर्ट्स बजट में 300 करोड़ रुपए की एक अच्छी बढ़ोतरी की गई है। अब बजट 3000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी टोक्यो ओलंपिक्स में, शायद इसी की वजह से सरकार ने स्पोर्ट्स पर और पैसा खर्च करने के लिए तैयार हुई है। नंबर 10, और अब आते हैं बजट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस बजट में एक आम आदमी को क्या मिला? एक आम आदमी को वही मिला जो पिछले कई वर्षों से मिलता आ रहा है। एक बहुत बड़ा कुछ भी नहीं। सही सुना आपने। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज आएगा, सरकार थोड़ा सा उन्हें बढ़ा देगी ताकि टैक्स बर्डन कम हो सके मिडिल क्लास आदमी के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट के दिन ट्विटर पर लोगों की निराशा या नाराजगी साफ झलक रही थी। जब यह बजट सुनाया जा रहा था, तब ट्विटर पर मिडिल क्लास ट्रेंड कर रहा था। इस महामारी के दौरान एक आदमी की फाइनेंशियल हालत बहुत बिगड़ी है। कई इकोनॉमिस्ट का कहना था कि अगर हमें इकोनॉमी में ग्रोथ को रिवाइव करना है, तो हमें यहाँ पर मिडिल क्लास पर फोकस करना पड़ेगा। अगर मिडिल क्लास लोगों के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, तो वह ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जब ज़्यादा कंजम्पशन होगा, तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग डिमांड की वजह से सप्लाई आएगी, और तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव होगी। लेकिन सरकार ने इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। सरकार के सपोर्टर यहाँ पर आर्ग्यू करने को कहेंगे कि देखो, टैक्स कम नहीं किया, लेकिन सरकार ने टैक्स कम से कम बढ़ाया भी तो नहीं, तो आप इसी में खुश रहिए। यह सुनकर एक बार आपको लगेगा कि बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सोचकर देखो, महंगाई की वजह से साल भर साल आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन टैक्स के स्लैब वही हैं। यहाँ पर हमें हर साल ऑन एवरेज 6 से 7% इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी उतनी ही रहती है, और सैलरी पर टैक्स भी उतना ही लगता है। अगर टैक्स के स्लैब्स इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ेंगे, तो उसका मतलब है कि साल भर साल सरकार आपसे ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। लेकिन ज़रा सोच कर देखो, यहाँ पर सरकार क्या सही में आपके टैक्स के पैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर भी रही है? क्या आपको देश में डेवलपमेंट दिख रहा है? क्या आपको देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आती हुई दिख रही है? इन्फ्लेशन की वजह से एक आम सैलरीड इंसान से ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा है, और इसके विपरीत कॉरपोरेट्स के लिए टैक्स कम किए जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए पिछले 3 सालों में कॉरपोरेट टैक्स कम होता गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ही सोचती है, आम आदमी के लिए नहीं। नंबर 11, इस बजट में क्रिप्टो पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। फैसला लिया गया है कि आरबीआई 2022-23 में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपया सीबीडीसी के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसकी मदद से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। यह एक ऐसा निर्णय है जो काफ़ी विवादास्पद है। इंडिया पहला देश नहीं जिसने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की हो, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी के जानकार मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का बेसिक कंसेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसका मतलब है कि एक करेंसी जो किसी भी बड़े बैंक या किसी भी बड़ी सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं करी जा सके। जब दुनिया की अलग-अलग सरकारें या बड़े-बड़े बैंक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं, तो बेसिकली जो बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट होता है, वह उसके विपरीत जाता है। इसके अलावा सरकार ने अब क्रिप्टो पर 30% का टैक्स लगाने का फैसला भी लिया है। इनफैक्ट क्रिप्टो पर ही नहीं, बल्कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल असेट पर, जिसमें एनएफटी भी शामिल करी जा रही है। एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन्स। यह 30% का टैक्स सिर्फ मुनाफे पर होगा। अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको वहां से मुनाफा मिलता है, तो आपके मुनाफे पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर आपको वहां पर नुकसान उठाना पड़ता है, तो आप उस नुकसान को ऑफसेट नहीं कर सकते अपनी बाकी और इनकम से। तो इसको लेकर कुछ लोगों ने सरकार की है कहते हुए आलोचना की कि अगर नुकसान हुआ तो नुकसान हमारा, लेकिन हमें कुछ मुनाफा मिल रहा है, तो उसका 30% आपकी सरकार ले जाएगी।
यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप उस नुकसान को किसी डिजिटल असेट से या बाकी किसी और क्रिप्टो करेंसी से ऑफसेट कर सकते हैं। अब एक तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार का यह क्रिप्टो पर टैक्स लागू करने का मतलब है कि सरकार ने क्रिप्टो को देश में स्वीकार कर लिया है, लेकिन हालांकि अभी तक इसे लीगल नहीं कहा है। लेकिन सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल भी नहीं मान रही और फिर भी सरकार उस पर टैक्स ले रही है। ये दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल स्थिति है। नंबर 12, 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी और निजी कंपनियों के द्वारा इसको लॉन्च भी किया जाएगा। 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। हर साल बजट में वादे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बात इसी पर आकर अटक जाती है कि वास्तव में इन्हें कितने लागू किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, 2022 को लेकर सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे जो वास्तव में अविश्वसनीय थे। तो सोचने वाली बात यह है कि उसमें से कितने वादे पूरे हो पाए। सरकार के द्वारा कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सरकार ने बात करना ही बंद कर दी है। नंबर 13, सरकार ने पिछले वर्ष लगभग 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ा प्रोत्साहन यानी पीएलआई दिया है और सेमीकंडक्टर के लिए भी प्रोत्साहन दिया है, जिसमें सरकार का मानना है कि लगभग 60 लाख रोजगार लोगों को मिलेंगे। नंबर 14, एयर इंडिया और NINL का विनिवेश हुआ है और अभी बहुत सारी कंपनियों का विनिवेश होना बाकी है। नंबर 15, 4 जगह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का PPP मोड के माध्यम से निर्माण होगा। नंबर 16, अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। नंबर 17, अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का विकास किया जाएगा। नंबर 18, 2022-23 में पर्वतमाला प्रोग्राम के तहत 60 किलोमीटर की लंबाई के 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके होंगे। नंबर 19, 2021-22 में 163 लाख किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान किया गया, जिसमें गेहूं खरीद, MSP का भुगतान, PM किसान सम्मान निधि की किस्तें शामिल हैं। नंबर 20, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर भूमि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नंबर 21, बाजरा और तिलहन की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। नंबर 22, किसान ड्रोन का उपयोग फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने और कीटनाशकों के छिड़काव में होगा। नंबर 23, कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जैविक खेती को शामिल किया जाएगा और इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। कृषि के अंदर नई नई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। नंबर 24, 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन के किसानों को सिंचाई का लाभ, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें केन बेताब परियोजना भी शामिल है। नंबर 25, ECLGS आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 130 लाख से ज़्यादा MSME को अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा, जिसके अलावा इसकी अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाई जाएगी और इसके कवर को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ किया जाएगा। अतिरिक्त राशि का उपयोग विशेष तौर पर हॉस्पिटलिटी क्षेत्र के लिए किया जाएगा। नंबर 26, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट CGTMSE के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। नंबर 27, अगले 5 साल में MSME के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान रखा गया है। नंबर 28, ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 29, हर घर नल से जल इस स्कीम के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा, जिसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नंबर 30, PM आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 31, 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को डिजिटल किया जाएगा, जिसमें नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM के माध्यम से फाइनेंशियल लेन देन शामिल होंगे। नंबर 32, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। नंबर 33, पिछले कुछ वर्षों में लगभग 25,000 कंप्लायंस कम किए गए हैं और 1,486 यूनियन लॉज को निरस्त किया गया है, जिससे न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस सरकार की अच्छी सोच को दर्शाता है। 34, 2022-23 में नागरिक अपनी विदेशी यात्रा के लिए एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक के तहत ई-पासपोर्ट जारी करवा सकते हैं। नंबर 35, बैटरी स्वैपिंग नीति के तहत बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन और एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी। 36 नंबर, 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, जिसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। नंबर 37, थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बायोमास प्लेट्स का उपयोग करके लगभग 38 MMT यानी मिलियन मैट्रिक टन CO2 की बचत होगी। 38 नंबर, कोल गैसिफिकेशन के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। नंबर 39, 2022-23 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। नंबर 40,
2022-23 में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 41 नंबर 2022-23 में बजट में अनुमानित कुल एक्सपेंडिचर 39.45 लाख करोड़ है, जबकि कुल आय 22.84 लाख करोड़ है। 65,000 करोड़ विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें एयर इंडिया और NINL को शामिल नहीं किया गया है। यह पहले के अनुमानित लक्ष्य से बहुत कम है, क्योंकि पहले अकेले BPCL के विनिवेश का लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा भी बहुत सारी सरकारी कंपनियों का सरकार के द्वारा विनिवेश किया जाएगा, जिसमें BEML, कॉनकोर, IDBI बैंक, SCI लिमिटेड और 2 सरकारी बैंक भी शामिल हैं। नंबर 42 चालू वित्त वर्ष में संशोधित राजकोषीय घाटा 6.9% है और 2022-23 में यह 6.4% रहने का अनुमान है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाया जाएगा। नंबर 43 आपसे पिछले 2 वर्षों में अगर अपनी कुछ इनकम को दिखाने में चूक हुई है, तो आप अब कुछ जुर्माना भरकर पिछले 2 साल का रिवाइज्ड इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। नंबर 44 सरचार्ज को रेशनलाइज किया जाएगा और इसकी अधिकतम सीमा 15% निर्धारित की गई है। नंबर 45 वेरिएबल डिवाइसेज, हियरेबल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स, मोबाइल फ़ोन चार्जर्स, कैमरा लेंस का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और कस्टम ड्यूटी में भी छूट दी जाएगी। नंबर 46 जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए कट एंड पॉलिश डायमंड और जेम स्टोन पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा। सिंपली सोन डायमंड्स पर 0% टैक्स लगेगा। नंबर 47 कुछ महत्वपूर्ण रसायनों जैसे मेथेनॉल, एसिटिक एसिड और हेवी फीड स्टॉक जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आते हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी और सोडियम साइनाइड पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। नंबर 48 अम्ब्रेलाज पर शुल्क बढ़ाकर 20% किया जाएगा। नंबर 49 एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एम्ब्लिसमेंट, फास्टनर, बटन्स, जिफर, लाइनिंग मटेरियल, स्पेसिफाइड लेदर, फर्नीचर फिटिंग्स और पैकेजिंग बॉक्सेस पर शुल्क में पूर्णतः छूट दी जाएगी। नंबर 50 झींगा या श्रिम्प एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें जो श्रिम्प क्षेत्र में काम आती है पर शुल्क को कम किया जाएगा। नंबर 51 फ्यूल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर 2022 से ₹2 प्रति लीटर एक अतिरिक्त डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।